हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ चुका है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से आ जाओ और लगा दो साइंस का प्रैक्टिस नंबर सेट का क्या बेड़ा पार कर दो बेटा। इसी तरीका से अगर लगाते रहोगे आगे पानी में तो बनते रहेगी साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन तूफानी में। तो चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो लेट और नो वेट करते हैं। आपके लिए मैं आज फिर लेके आया हूं 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर को टाइप करके बताना है मेरे भाई, मेरे चाहने वाला युवा नौजवान साथी। तो आज से आप लोग को स्टार्ट है ना। आज मैं लेके आया हूं साइंस का, देखो साइंस का प्रैक्टिस सेट कितना 11। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। जिन्होंने नहीं देखा है जाना आराम से हमारे चैनल पे और 10 प्रैक्टिस सेट कर लेना बेटा। इस बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को मैं बर्बाद करने वाला हूं, पूरी तरीका से बर्बाद कर दूंगा। तो चलिए नो लेट नो वेट, जल्दी से लेते हैं इस साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्लीन आप लोग को मैं दिखा रहा हूं कि साइंस का जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना लेके आया हूं, 11 लेके आया हूं। तो चलिए मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मशरूम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आप लोग कि मशरूम है क्या है, आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन में शैवाल दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में अनावृति बीजी दिख रही है, पादप है और कवक है। जल्दी से मेरे दोस्त जवाब दो, नो लेट नो वेस्ट। आपकी टाइमर स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई, कहां हो तुम जगह, जल्दी 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 से जवाब दो। तो बताइए मशरूम क्या है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप दीजिए। मैं देखता हूं आप लोग का आंसर काफी अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपका जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और बहुत मजा आ रहा है। इसी तरीका से आप जवाब देते रहो कमेंट बॉक्स में। बहुत बच्चे का आंसर है कि सर जो मशरूम है वो एक कवक है। क्या है मेरे भाई, कवक है। आइए मशरूम से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट लिख के लाया हूं। तो सबसे पहले मशरूम क्या है, तो आपकी आंसर होगी कवक होगा। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा, मशरूम जो होती है ना वो एक प्रोटीन के लिए अच्छे माने जाते हैं, है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, सोयाबीन। और सोयाबीन के बाद अगर देखा जाए कोई अच्छा सोर्स है तो वह है मशरूम। मशरूम में 90% प्रोटीन होती है, ठीक है ना। कवक प्रायः सभी जगहों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी जो मशरूम होते हैं, यानी जो कवक होते हैं, ये कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल रहित होती है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, इनकी कोशिका, जो कवक की कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और कवक का जो अध्ययन करना होता है वो क्या होता है, माइकोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कवक का स्टडी करना, कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आपको बोलना है माइकोलॉजी होता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और मशरूम जो है वो एक कवक है और ये क्या है, खाने के काम में भी आता है। और ईस्ट जो कवक है ये बेकरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो कवक से इतने सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि कवक का स्टडी करना क्या कहलाता है, मशरूम में क्या है तो बताना है कवक है। मशरूम जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, करीब करीब 90% प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सब बातें ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्र, मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे वो मेरे भाई हो। आइए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। कहा गया है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। ऑप्शन है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। यानी कि प्रकंद का आपको एक उदाहरण बताना है। आपके पास क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शन मौजूद है। आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर को टाइप करके बता देना है और मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है अदरक, है ना। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है इन चारों में से, तो इन चारों में से अदरक है। आइए कुछ रिलेटेड और भी जानकारियां हासिल करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसका कितना सही हो रहा है टेस्ट लगाने के बाद, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग को साफ साफ लिखा है कि अदरक क्या है, प्रकंद या तना का क्या होता है, उदाहरण होता है ना। जैसे प्रकंद, हल्दी और अदरक प्रकंद में आते हैं, आलू आते हैं कंद में आते हैं, प्याज और लहसुन बल्ब में आते हैं,
ओल या अरबी जो होते हैं वो धनकंद में आते हैं, है ना। मूली का कौन सा रूप खाते हैं, तो तुर्क रूप को खाते हैं। गाजर का कौन सा रूप को खाते हैं, तो शंकु रूप को खाते हैं। सलजम का कौन सा रूप को खाते हैं, तो कुम रूप को खाते हैं। इसी प्रकार से आपको इन सारे जो चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं मेरे प्यारे मित्र, उसे जरूर याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा से भी कभी कभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें लेकर आता हूं, और आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, दबा के पढ़ो मेरे प्यारे मित्र, मेरे युवा नौजवान साथी। सलाम है आपका, सैल्यूट है आपका, क्योंकि आप कुछ ही दिनों में बिहार पुलिस बनने वाले हो, बिहार दरोगा बनने वाले हो। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा जंतु है प्यारे मित्र जो सबसे तेजी से बोलता हो? एक है आदमी, दूसरा है नीली व्हेल, अगला है बंदर, और चौथा है हाथी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं तो इस तरह का से आज पढ़ाऊंगा आपको कि बेटा तुम लगा दोगे आग पानी में और बना दोगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 को तूफानी में। न रहेंगे न रहे देंगे, और पूरा बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के सारे एग्जाम को बर्बाद कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, बर्बाद कर देंगे। फलानमा की कसम बर्बाद कर देंगे, एकदम कसम खा के कह रहा हूं। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र वो नीली व्हेल होंगे। मैं देखते हूं कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। यस, लगभग लगभग जितने बच्चे हैं सारे लोग का आंसर क्या है, सही है। वेरी गुड मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यहां पर देखिए कुछ और भी बोला गया है, देखिए मैं कुछ जानकारियां। नीली व्हेल, देखिए क्या बोला गया है कि नीली व्हेल सबसे जोर से बोलने वाला क्या है, जंतु है, ठीक है ना। नीली व्हेल सबसे बड़ा क्या है, स्तनधारी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइए, तो क्या होगा, नीली व्हेल। सबसे बड़ा किसका होता है, तो सबसे बड़ा बच्चा होता है हाथीनी का होता है ना। और हाथी को क्या किया गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु में भी क्या कर लिया गया है, आपको घोषित किया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेता है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, क्या है मेरे प्यारे मित्र? वो तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके जल्दी से आंसर बताना है। ऑप्शन पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का दोनों के लिए एक समान उत्पाद क्या है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कितना तेजी से आपका आंसर आता है ना। इसी तरीका से मेरे साथ लगे रहो, एकदम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के सारे एग्जाम को बर्बाद करेंगे, गिन गिन के बर्बाद करेंगे बेटा, चुन चुन के बर्बाद करेंगे, एकदम ना रहेंगे ना रहने देंगे। बिहार पुलिस को इस बार तार तार कर देंगे। तो जिसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो जल हो जाएगा। अब मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे चलती है और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं। यस, मात्र 5 लोग का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। नेक्स्ट आगे आते हैं और देखते हैं, कुछ और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जल है, जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का क्या है, एक समान उत्पाद है ना मेरे दोस्त, है ना। श्वसन एक दहन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो दहन एक अभिक्रिया है, ठीक है ना। आइए, और इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अब 4 आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बताइए जल्दी से कि कौन सा इसमें ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक क्या है, उदाहरण है। पहला ऑप्शन में है ब्रिक, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है थायराइड और चौथा है मुख। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे जो चाहने वाले बच्चे, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और अगर आप चाहते हो कि बिहार पुलिस और बिहार जो दरोगा है और बिहार के जो अन्य एग्जाम है इसमें अगर बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हो, तो मेरे साथ आप डेली बने रहिए। आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे वो बेटा बिहार दरोगा का रहे, चाहे वो बिहार पुलिस का रहे, चाहे वो बिहार के एसएससी सीजीएल का रहे, चाहे वो स्टेनोग्राफर का रहे, चाहे वो बेटा किसी का भी रहे, एकदम बिहार को बर्बाद करना। बिहार को टारगेट कर लिए हैं, एक बिहारी 100 पर भारी होता है और मैं बिहार को ही टारगेट कर लिया मेरे प्यारे मित्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो थायराइड, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग सही आंसर दिए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, इस बार सारे बच्चे बिहार के एकदम राइट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर पे आने से पहले कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। थायराइड एक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। पहली एक बात याद रखना, है ना, जो मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक होता है वहिस्रावी ग्रंथियां, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होता है आपका मिश्रित ग्रंथियां।
तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती, वही स्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका युक्त होते हैं, यानी कि इसमें नली यानी कि डक्ट पाई जाती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। ये सब चीजें याद रखना और है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या आती है? थायराइड ग्रंथि आता है, पीयूष ग्रंथि आता है, इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथियां आती है। मिश्रित ग्रंथि जो होते हैं वो वाहिका युक्त ग्रंथि होते हैं। इनका एक भाग क्या होता है? अंतःस्रावी होता है, तथा दूसरा भाग क्या होती है? बहिःस्रावी होता है। जैसे अग्नाशय, ठीक है ना। अंतःस्रावी विज्ञान, है ना, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसको बोला गया है? थॉमसन एडिसन को बोला गया है। तो ये सब कुछ एडिशनल नॉलेज है, इसे भी पढ़ना क्या है? जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं और बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि वो क्वेश्चन ना पूछकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर दी जाती है? पूछ दी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए लाने के लिए तैयार हूं, और मुझे सिखाने, आपको मैं सिखाने के लिए क्या हूं? तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं और इसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और बताइए इसका आंसर क्या होने जा रहा है। कौन सा अंग पीत का श्रावण करता है? यानी कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पीत को रिलीज करता है, यानी कि निकालता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है गृहिणी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यकृत। इस क्वेश्चन का जवाब पूरे बिहार से आना चाहिए, पूरे बिहार से आना चाहिए। एक बार मैं कमेंट पे अपनी नजर को क्या कर रहा हूं? दौड़ाता हूं और देखने की कोशिश करते हैं कितने बिहारी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बेटा एकदम छा गया कमेंट बॉक्स में, तो भर भर के आंसर दे रहा है तू लोग रे, एकदम बिहारी की अंदाज दिखाई दिया। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी क्या करते हैं? हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अगर पीत का स्राव करने की बात हो तो वो कौन करता है? यकृत करता है ना। पीत कौन निकलता है? यकृत से निकलता है, और पित्ताशय में जाकर क्या होता है? जमा होता है, ठीक है ना। पीत का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है, और नेचर में कैसा होगा? क्षारीय होगा। पीत पित्ताशय गॉल ब्लैडर में क्या होता है? एकत्रित रहता है। पीतरस पित्तनली के द्वारा गृहिणी यानी कि ड्यूडेनम में पहुंचकर वसा का एम्प्लीफिकेशन यानी कि पायसीकरण करता है, जिससे क्या होता है कि वसा का पाचन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई एवं बहन, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। कौन सी तकनीकी संभव हुई आपको बताना है। पहला, डीएनए अंगुली मुद्रण, यानी किसी को बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, किण्वन और टीकाकरण। बताइए कि है ना, रिकॉम्बिनेंट के डीएनए टेक्नोलॉजी से किसका विकास हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में देखने को इस साल भी मिलेंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास क्या हुआ? संभव हो पाया मेरे मित्र, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं अभी तक। यहाँ 2 बच्चे का आंसर आ गया, 2 बच्चे का आंसर आ गया मेरे मित्र, 2 बच्चे का राइट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये देखिए आपका डीएनए जो अंगुली मुद्रण है, डीएनए अंगुली मुद्रण जो है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के विकास के बाद यह तकनीकी संभव हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का क्या हुआ है? पता लगाया जाता है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको क्या करनी है मेरे प्यारे मित्र? याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्न का कारण विषाणु है। जल्दी से जवाब बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से किनका कारण एक विषाणु हो सकता है। पहला ऑप्शन है टेटनस, कुष्ठ, रेबीज, प्लेग। यानी आप सीधे रूप में ये बताओ कि विषाणु से कौन सा रोग देखने को मिलते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप बताइए। ह्यूमन एंड डिजीज से ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले नौजवान भाई एवं बहनों, जल्दी से बताइए। जो बिहार पुलिस की चेष्टा रखे हैं, दिल में दबा के रखें कि मुझे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा बनना है और बिहार में एक अच्छी क्या लानी है? रूल रेगुलेशन को कायम करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो वो है आपका रेबीज, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और हमारे सारे बिहारी भाइयों, हमारे सारे बिहार के लोग, नौजवान साथी, सारे लोग आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। अब आइए कुछ इससे जानकारी हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेबीज विषाणु से होता है। पहली बात तो ये जान लो,
जंगली पालतू जानवर के काटने से होता है, ये भी जान लो। इसके टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो रैबीज होती है वो क्या होती है, तो जंगली और पालतू जानवरों के काटने से होता है। इसकी जो टीके की जो खोज किए थे वो लुईस पास्चर किए थे। और ये रैबिज जो होता है वो किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु से होने वाला कुछ महत्वपूर्ण रोग आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना तरह तरह के रोग के पूछ लिया जाएगा कि वायरस से कौन होता है, बैक्टीरिया से कौन होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो जैसे एड्स वायरस, एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। चेचक हो गया, खसरा हो गया, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां मैं आप लोग के लिए क्या किया हूं, लिख के लाया हूं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा प्यारे मित्र, है ना। उसी तरीका से जीवाणु से होने वाले कुछ रोग मैं लेके आया हूं। और ये सब जो रोग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, क्योंकि यहां से हर एक साल हर एक पेपर में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम क्यों ना हो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या बताओ एक बार कमेंट करके, तुम इस स्लाइड को याद करोगे कि नहीं मेरे प्यारे मित्र? अगर तुम चाहते हो बिहार को बर्बाद करना, कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम को बर्बाद कर देंगे, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, वरना पछताओगे एग्जाम के बाद कि सर यहां से क्वेश्चन आया था मैंने लेकिन याद तो किया ही नहीं था। चलिए, गति का अध्ययन कहलाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है काइनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स या फिर नॉटिक्स। क्या कहलाता है गति का अध्ययन करना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बहुत ही फास्ट आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। और बिहार के युवा नौजवान साथियों में बेटा पावर होता है, शक्ति होती है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को तो बेटा हवा में उड़ा देता है। तो आप लोग हवा में उड़ाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या इसका आंसर होने जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर आ गया है कि सर काइनेमेटिक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 10। लिखा है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? भाई क्वांटम जो सिद्धांत है उनका सुझाव किसने दिया था? ये शाब्दिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है न्यूटन, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है प्लांक, चौथा है पॉलिंग। मेरे भाई जल्दी से जवाब दीजिए, मेरी बहन जल्दी से जवाब दिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामिनेशनों की तैयारी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को बेटा हवा में उड़ाइए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है ना। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्लांक है। अब कितने भाई बहन का जवाब सही आ रहा है, मैं कमेंट बॉक्स की तरफ अपनी नजर को चश्मा उठा के यानी चश्मा लगा के देखता हूं। बार बार बेटा गर्दा गर्दा कर दिया रे तू लोग, एकदम लगा दिया आग पानी में और बना दिया साइंस का प्रैक्टिस सेट को तो तूफानी में। बहुत बढ़िया, बोलो एक बार जय हिंद। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। चलिए, इसमें से कुछ विशेष जानकारियां हैं। जैसे क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है कि प्लांक ने दिया था। गति के नियम के बारे में किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था, है ना। न्यूटन ने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या किए थे, दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का हो। लगातार ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे क्या कहलाता है? आपको बताना है। पायरोमीटर कहते हैं, पायरोस्कोप बोलते हैं, पायराइनोमीटर बोलते हैं या फिर पाइक्लोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? जल्दी से कमेंट बॉक्स में तो आंसर आपकी आनी चाहिए, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन तो बहुत प्यार से देख रहे होंगे, इतने प्यार से तो क्वेश्चन दिख रहे हैं प्यारे दोस्त, है ना। देखा है पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन मेरे स्लाइड में। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। जब से तुझे मैंने देखा सनम, कहाँ, यहाँ, कैसे, ऐसे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है आपको पायरोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। चलिए अब मेरी नजर जाना चाहिए कहाँ, कमेंट बॉक्स की तरफ। देखने की कोशिश करता हूं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यस यस यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत लोगों ने गलत भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक तापक्रम को मापते हैं, ठीक है ना। ये चीज को याद रखना है। पायरोमीटर स्टीफंस के सिद्धांत पर क्या करता है,
कार्य करता है। सबसे न्यूनतम तापमान हीलियम गैस, सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है वो हीलियम गैस तापमापी के द्वारा क्या की जाती है, मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 की तरफ। लिखा है कि लक्स किसकी एक इकाई है, ताप की है, द्रव्यमान की है, बल की है, प्रदीप्ति की है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होना चाहिए। आपकी टाइमर हो चुकी है स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म खत्म खत्म। तो जो लक्स है वो किसकी एक इकाई है, तो प्रदीप्ति की इकाई है। यदि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर मेरे बिहार के नौजवान साथी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी हासिल करते हैं। देखिए मैं कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए लिख के लिया है। प्रदीप्ति जो है वो एक लक्स की क्या है, इकाई है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपके लिए भौतिक राशियां लिख के लाया हूं और उनके क्या लिख के आया हूं, मात्रक। ये सब जो भौतिक राशियां है ना वो आपके जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है। एक दो बार नहीं बेटा, हजारों बार रिपीट हो गया अन अन एग्जामों में। तो मैं सोचा वो सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशियां हैं, उनको क्या करो एक जगह लिख के अपने प्यारे बिहार के युवा नौजवान साथियों को सौंप दो और उसे याद करवा दो, ताकि बेटा 2023 में अगर बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाए, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार का किसी भी पेपर का एग्जाम हो, तो मेरे बच्चे से ना छूटे। तो मेरे दोस्त एक बार फलनमा की कसम बोल दो, तुम इसे याद करोगे कि नहीं, याद करोगे कि नहीं, बताओ। फलनमा की कसम याद कर लेना तुम, क्योंकि तुम्हें दूसरों की दौर से क्या रखना है, तुम्हें दूसरों की दौर से आगे निकलनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 13। लिखा है यह एक अश्व शक्ति, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। अश्व शक्ति का समतुल्य क्या है? आपका पहला ऑप्शन है 746 वाट, 647 वाट, 476 वाट, 674 वाट। आपने इसे क्लास 10th में पढ़ा होगा या फिर क्लास 9th में आपने वर्क पावर और एनर्जी के चैप्टर में पढ़े होंगे। जल्दी से बताइए कि एक अश्व शक्ति का समतुल्य क्या होता है। और ये क्वेश्चन का जवाब तो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी तो बेटा ऐसी दे देगा, बिना याद किए दे देगा, क्योंकि इतने बारी से पढ़ा है कि बेटा खान 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 लॉक करके आंसर दे देगा। तो इसका जो राइट आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो क्या आ रहा है, 746 वाट आ रहा है, कि जो कि बिल्कुल भी सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, झकास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए कुछ रिलेटेड इनसे जानकारियां हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 746 वाट जो होता है एक शक्ति, एक अश्व शक्ति के क्या होता है, समतुल्य होता है। यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। अब देखो कार्य करने की दर या ऊर्जा का रूपांतरण की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, है ना। शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। और 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है क्या, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसे ही हम लोग बोलते हैं एक यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। लिखा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब होगी। तो प्रतिबिंब कैसी होगी, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे लाइट के चैप्टर में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से छोटा होंगे, वस्तु के समान आकार का होगा, या आभासी होंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन और मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो बिहार में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये आंसर तो आसानी से आ सकता है। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। और बहुत नौजवान साथी ने इसका आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हो मेरे प्यारे मित्र, बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहो इसी तरीके से, बर्बाद कर दो बेटा। और ये देखिए मैं आपके लिए कुछ रिगार्डिंग जानकारियां लेकर आया हूं। लिखा है एक अवतल दर्पण, क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों अगर वक्रता केंद्र पर है तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के समान आकार का होगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, वस्तु की स्थिति दिखाया है कि अगर अनंत पे हो तो कहां पर होगा, है ना, अगर अनंत और सी के बीच में हो तब कहां बनेगा। इस टाइप से करके मैं आपको पूरा दिखाने की क्या किया हूं, कोशिश किया हूं। तो आप इसे भी क्या कर लोगे, याद कर लेना। ये जितने भी एडिशनल नॉलेज लेके आ रहा हूं मेरे दोस्त, ये आपके लिए ही है, क्योंकि बहुत लोग इसे पढ़ना क्या करते हैं, नहीं चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं ना, उसकी जिंदगी एकदम सीधे पटना जो गोल मैदान है उधरे चक्कर लगाते रहेगा बेटा।
जाने का, ऑफिस में जाने का और राइफल टानने का, तो लगा रहा है चक्कर। तो तुम्हें दुनिया की दौड़ में क्या करनी है, आगे बढ़नी है। तो जो मैं सजेशन देता हूं उसे जरा सा पालन कर लो बेटा, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सब आपके लिए यूजुअल है। उष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? ये कौन सा नियम बताता है? चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये जीरो लिखा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कौन सा नियम बताता है? तो मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे ने अभी तक जवाब दे दिया है। यस, बहुत बच्चे का जवाब आ रहा है कि सर दूसरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम क्या है, सत्य है मेरे प्यारे मित्र। अब आइए इसके रिगार्डिंग भी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे, जो कि कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उष्मागति का दूसरा नियम यह कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के बिना कि तापमान वाले से उच्च तापमान वाली उष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? किसके संगत होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, है ना। पहला ऑप्शन है 1 dB, 100 dB, 1000 dB या 10 dB। मेरे भाई मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने इसका क्या आंसर कर रखा है। यस, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है कि सर होता ये 100 dB है, और जो आंसर आ रही है ना प्यारे मित्र वो बिल्कुल सही है। आप लोग एकदम सारे लोग इंटेलिजेंट हो, इसी तरीका से आंसर देते हो जो कि बिल्कुल क्या दिखते हैं, सही दिखते हैं। बहुत बढ़िया, खतरनाक आंसर दे रहे हो। चलिए अब हम लोग सीधे लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? बताइए। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो बिहार के नौजवान साथी बिना बनाए दे देंगे, है ना मेरे प्यारे मित्र। बताइए तो क्या आंसर होने जा रहा है इसका। यस, देखिए देखिए कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया। यस सर, क्लोरोफिल, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। एकदम आप लोग जीत गए हैं। कितना? 3,95,000। 3,95,000 का ये क्वेश्चन था बेटा, और तुम लोग ने 3,95,000 ले आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हो। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आने से पहले कुछ विशेष जानकारियां हासिल करते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्या है, करता है, वह क्या होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु मौजूद पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? अवशोषण, और ऑक्सीजन क्या करती है? मुक्त करती है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे माइंड में क्या करने का? सेट करने का। ठीक है। आओ अगला। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप, अरे कौन सा छिकोप? चलो पहला ऑप्शन बताते हैं विटामिन के, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ए, चौथा विटामिन सी। मेरे भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से जल्दी से, नो लेट नो बेट। लगा दो आग पानी में बेटा और बना दो क्या? तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को तूफानी में। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देख लेता हूं पहले इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग गलती कभी करते नहीं, हमेशा सही आंसर देते हो, कभी कभी गलती तो बताया करो। चलो बहुत बढ़िया, सारे लोग का आंसर विटामिन डी की तरफ जा रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए अब कुछ इससे रिगार्डिंग हम लोग जानकारियां हासिल करते हैं। तो उसका छिकोप मनुष्यों में प्रकोप देखने को मिलते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कमी होगा। कमी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सब सब देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। आगे विटामिन डी जो होता है वो सूर्य संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परागण करने की सहायता से करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मछली है, यकृत, मछली हो गया, यकृत तेल हो गया, दूध और अंडे आदि हैं। अच्छा, हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है? विटामिन डी का होना क्या है? आवश्यक है। और विटामिन डी को एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो विटामिन डी से इतने सारे वर्ड जो हैं आपको जानकारी रखना है कि विटामिन डी से अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम बेटा उसे बर्बाद करके आना, एकदम बर्बाद कर देना, माँ की कसम, फलन माँ की कसम, बर्बाद करके आना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की आते हैं।
कराता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय, बाल चक्र, बेरी या वल्क चर्म। क्या है मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, बताऊंगा मैं आप लोग को। प्रोटीन की कमी के सारे कारण क्या होता है ना, शरीर में बीमारियां हो जाती है। एक का नाम होता है क्वाइसियोरकर, दूसरे का नाम होता है मेरास्मस। तो जल्दी से बताइए कि वालक्षय। तो आप लोग को मेरास्मस दिख गया ना मेरे दोस्त। और मेरास्मस जो रोग होता है वो किसके कारण क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से। तो अब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मार देना ऑप्शन नंबर ए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ने इसका आंसर सही कर रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे ने सही आंसर किया है, बहुत बच्चे ने गलत भी आंसर दिया है मेरे प्यारे मित्र। आइए कुछ इससे जानकारियां हासिल करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे मित्र, आराम से इज्जत के साथ देखेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक क्या है, परिणाम है ना, जिसे क्या बोलते हैं, वालक्षय या मेरास्मस बोला जाता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास क्या हो जाती है, रुक जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाइसियोरकर होती है, और एक होता है मेरास्मस, है ना। जब किसी इंसान को क्वाइसियोरकर होता है तो क्या होता है कि हाथ और जो पांव होता है वो पतला, दुबला और पतला हो जाता है, और पेट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है ना। बच्चे में देखना, जब ये क्वाइसियोरकर रोग होता है ना, तो उसकी जो हाथ पांव होता है वो दुबला हो जाता है, और पेट एकदम कुहा की तरफ बाहर निकल जाता है इससे, ठीक है ना। उसी तरीका से जब मेरास्मस रोग होता है तो जो मांसपेशियां हो जाती है वो क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। आपको बताना है कि जी का मान सबसे ज्यादा किस पे होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, या अंटार्कटिक के कैंप पे होते हैं। ये चार ऑप्शन इतने बेहतरीन बेहतरीन है कि बेटा देख के दिल दिमाग तेरा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि जी का मान जो है इन चार ऑप्शनों में किन पे ज्यादा होगी। मैं आपके कमेंट बॉक्स पे अपनी नजर को बनाए रख रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि किन का आंसर सबसे पहले तेज और तरार आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक किन्हीं ने आंसर नहीं किया है। चलो, अब आंसर राइट आ रहा है। यस सर, अंटार्कटिक के कैंप पे होते हैं। आइए जरा इससे भी रिगार्डिंग हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्र। देखिए यहाँ पर जी के बारे में मैंने बहुत कुछ लिख के आया है। जी के बाद देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति घटता है। अगर घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटेगा, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी का मान क्या होता है, घटता है ना। और जी का मान जो पृथ्वी की सतह पर होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो आप जी के रिगार्डिंग मैंने जो आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारियां लेके आया हूं, ये चीजें जरूर याद रखना। यहां से प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना बना के पूछ लिया गया है कि जी का मान कहां कहां कैसा कैसा होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। जल्दी से बताइए कि जो शरीर में मधुमेह रोग होता है, जो हम लोग को डायबिटीज होता है, उसमें से किसकी कमी से होता है। पहला ऑप्शन में है लीवर, दूसरा है पैनक्रियाज या अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है किडनी, और चौथा हृदय। इसे तो बिहार के युवा नौजवान साथी तो बेटा आसानी से आंसर दे देगा, है ना। जल्दी से बताओ कि किसकी कमी से, कौन सी अंग की खराबी की वजह से, है ना, शरीर में आपको मधुमेह रोगी देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है। यस, बहुत बच्चे का आंसर सही आ रहा है। क्या दे रहा है आंसर, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय में ही क्या होता है ना कि एक सेल होती है जिसको बोलते हैं बीटा सेल, और बीटा सेल से क्या होती है कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना। और वो जब निकलना बंद हो जाती है ना, तो क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे ही हम लोग आगे चल के मधुमेह के नाम से जानते हैं। देखिए, शरीर के पैनक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं, खराबी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। जो अग्नाशय है ना, वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो अग्नाशय को बोला जाएगा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो भी क्या होगा, अग्नाशय होगा। अच्छा, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना। इंसुलिन के अल्पस्राव से क्या होगा, मधुमेह नामक आपको रोग हो जाएगा। और इंसुलिन का अतिस्राव से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग हो जाता है ना। और इंसुलिन की अगर कमी लगातार बना रहे तो उससे जनन क्षमता और दृष्टि भी कम होने लगता है।
और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। और जो इंसुलिन की खोज किए थे वो वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपके पिछले एग्जामों में, है ना, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसुलिन की खोज किसने किया है, तो आपको राइट आंसर देना है वेंटिंग एवं बेस्ट ने किया है मेरे प्यारे मित्र। मैं आपको एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं बेटा, पूरा बर्बाद करने वाला हूं, लगा दूंगा आग पानी में और बना दूंगा साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेके आया हूं, इबोला क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इबोला क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कवक। इन चारों में से क्या इसका राइट आंसर है? इबोला एक क्या है? तो इबोला जो है ना मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसका तो आंसर आसानी से आप लोग ने दे दिया, तुरंत दे दिया कि सर इबोला एक वायरस है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपका आंसर देखकर, बहुत मजा आ रहा है मेरे प्यारे मित्र। तो इबोला एक क्या है? वायरस है। अब इससे भी रिगार्डिंग हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखो क्या है लिखा हुआ है कि इबोला एक क्या है मेरे मित्र? वायरस है ना। ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महादेश में पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, स्वाइन फ्लू भी क्या एक वायरस से फैलने वाला क्या है? रोग है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बहुत बढ़िया खुशखबरी है। इनमें से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? यानी कि बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में, दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों में, तीसरा है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए घेंघा रोग जो है वो हम लोग सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन किन क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिलेंगे? तो आप लोग को पता है कि तटीय क्षेत्र में तो देखने को मिलेंगे नहीं, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे कहाँ पे? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों वाले व्यक्तियों में घेंघा रोग बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आयोडीन की लेवल क्या हो जाती है? घट जाती है। बहुत बढ़िया, आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है, मजा आ गया देख के। नेक्स्ट यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यानी इसकी स्टोरेज कहाँ होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है ब्रिक, तीसरा है छाती और तीसरा है यकृत, चौथा यकृत। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि इनमें से कहाँ पर विटामिन ए का स्टोरेज होता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है। आप लोग सभी को पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत पहले क्या कर लिए हैं? पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आ रहा है सर लीवर में होता है। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बेटा बिना पढ़े पास कर जाओगे, जैसी तैयारी तुम लोगों का है। बस बेटा इसी तरीके से केवल प्रैक्टिस लगा दो, तुम लोग की नौकरी का इसी पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले जरा सा कुछ हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। विटामिन ए जो मुख्यतः है वह यकृत में क्या होती है? संग्रहित होता है। यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आपका आंसर होगा यकृत होता है। यकृत का जो वजन होता है वो आपका 1.5 से 2 केजी का होता है। और जो पीत का जो स्राव होता है वो कौन करता है? यकृत करता है। कौन सा करता है? यकृत करता है। और जो हेपरिन है ना, हेपरिन नामक एक क्या होती है? प्रोटीन होता है। इसका भी उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। और यकृत का हेपरिन का काम क्या है? हेपरिन का काम है क्या कि शरीर के बाहर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर नहीं कहा अंदर, अगर कहीं भी कट छट लग जाए तो वहां पर ब्लीडिंग को क्या कर देता है? रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो यकृत में ही इसका भी उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 लिखा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की एक वाहक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होने चाहिए। मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की एक वाहक है? जल्दी से बताओ। बिहार वाले बच्चे को तो ये सब चीजें याद होती है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से तैयारी कर लेते हैं कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसका आंसर सही दे पाओगे। चलो चलो जल्दी से बताओ। यस आ गया आंसर, आंसर आ गया सर, फाइलेरिया होगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है मेरे भाई। ये देखिए यहाँ पे मादा क्यूलेक्स मच्छर क्या पैदा करता है? फाइलेरिया रोग पैदा करता है। फाइलेरिया जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है? तो फाइलेरिया ब्रैनकोफटाई नामक एक कृमि के कारण होता है, ठीक है ना। इसका संचार क्यूलेक्स मच्छरों के डंक के द्वारा होता है। और इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पांव, यानी कि एल्फिनियंटियासिस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जल्दी से बताइए कि थायराइड जो ग्रंथि होता है वो कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, गला,
काक और इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों आसानी से दे पाओगे मेरे मित्र। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 26। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। यस आज। अरे रे रे, तू लोग तो गलती कर दिया। बहुत बच्चे का गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या? गला, है ना। और इस थायराइड ग्रंथि से क्या निकलती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। और आपके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी होगी तो आपके गले में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं घेंघा रोग। इस क्या बोलते हैं? घेंघा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ग्वाइटर, है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा से। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो गला में क्या होता है? स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? तो आपको बोलना अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। थायराइड जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या मेटाबॉलिज्म को क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये सब मुख्य पॉइंट है, आपको क्या करना है? माइंड में सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 आइए देखते हैं क्या आंसर कह रहा है। क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से बताइए कि साधारण जो नमक है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, बेटा उठा के फेंक दो इस क्वेश्चन को, है ना। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो। इसका आंसर होगा सी। बिल्कुल लाजवाब आंसर है मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले दुलरुआ। आओ दूध पिलाएंगे तुमको। पहला क्वेश्चन यहां से देखो क्या है। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl। समुद्री जल में अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं? सोडियम क्लोराइड देखने को मिलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा कहा जाता है और इसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक आदि के रूप में करते हैं। सोडियम नाइट्रेट यानी NaN3 का प्रयोग हम लोग डेयरी उत्पादन में खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 28 और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तारों का रंग निर्भर करता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उनके तापमान पे, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, या सौर मंडल की दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपका वेट करता हूं, बताइए क्या आंसर होने वाला है। बेटा कर दिए गलती, तुम लोग कर दिए ना गलती। इसका राइट आंसर है उनके तापमान पे। तो तारों का जो रंग होता है वो उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? देखो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से बेटा बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर आया हूं, वेट करो। सबसे पहले इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ कि वो कहां के रहने वाले थे। पहला ऑप्शन है स्पेन का, मैक्सिको का, अमेरिका का, या ऑस्ट्रिया का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो कहां के रहने वाले थे। चलो चलो, एक का आंसर आ गया, एक का आंसर आ गया है सर अमेरिका। बिल्कुल सत्य आंसर है। डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो रहने वाले थे अमेरिका का। अब देखिए इसके रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया गया कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के रहने वाले थे। डॉक्टर बोरलॉग ने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए थे। डॉक्टर बोरलॉग को क्या बोलते हैं? विश्व में हरित क्रांति के क्या जनक माना जाता है ना। इसको बोरलॉग को पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन किसको बोलते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत अन्य तरह के एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आपको बताना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। जबकि 20 में बोला जाएगा तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलेंगे। और भारत में जो हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा था वो सबसे ज्यादा गेहूं पे पड़ा था। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो ये सब चीजें आपको माइंड में क्या करना है? सेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कितने लोगों ने कितना सही किया। आप लोगों ने कितना कितना सही किया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि कोलेस्ट्रॉल का, वसा का, प्रोटीन का, या कार्बोहाइड्रेट का। आयोडीन टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग आयोडीन का टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ और फिर टाइप करके ये बताओ कि तुम लोगों ने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि ये जो
मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवा रहा था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन करवाने में मजा आया कि नहीं, तुम लोग इस टेस्ट को लगाकर खुश हुए कि नहीं, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ। और ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। लगा दो आग पानी में और बना दो बेटा साइंस का प्रैक्टिस सेट को तूफानी में, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ, आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।